जी सर। हाँ, यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10 है, उसी पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने विचारों और तर्कों को दीजिएगा कि जो जो पढ़ा है वो यहाँ पर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से आप लोग करिएगा। सवाल 8 कहता है कि आपदा से होने वाली जन धन की हानि को डैश के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए किसके अंतर्गत रखोगे आप। सवाल इजी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, आप बता भी सकते हो। आपदा। सर त्रासदी। ओके, यहाँ अगर हम बात करें तो आपदा से होने वाली जन धन की हानि जो होती है, जोखिम होता है। सही जवाब यहाँ पे जोखिम ही होगा, है ना, जोखिम होगा। तो आपदा से होने वाली जन धन की हानि को जोखिम के अंतर्गत देखा जाता है, जो किसी भी निर्दिष्ट भावी समयावधि में किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के बीच हो सकती है। और ये बात करेक्ट है। तो किसी विशेष कहीं ना कहीं का जब जन धन की बात कर रहा होता हूं मैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से कोई विशेष या पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर देता है, किसी एक कम्युनिटी को डिफाइन कर देता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आपदा के अंतर्गत जोखिम को लगाएंगे, और ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला ही करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपदा के प्रति जोखिम दृष्टिकोण अपना अपना लेने के लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं ये आपको बताने हैं, जरा बताइए क्या लाभ होते हैं। क्या दीर्घकालिक विकास संभव हो सकता है, सभी। जिससे पूरे समाज जी सर, को सभी हो जाएगा। आपदा से पूर्व प्रबंधन, सूचना, ज्ञान और माध्यम से उसके सतर्क किया जा सके, ताकि को न्यूनीकरण किया जा सके। और जोखिम का न्यूनीकरण के लिए बेसिकली हम दीर्घकालिक विकास को संभव कहेंगे, सूचना को भी शामिल करेंगे, आपदा पूर्व को भी शामिल करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सवाल को मैं इस जो टॉपिक पर पढ़ रहे हैं मैंने बातचीत कर चुका हूं आप लोगों से, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए सभी प्रश्नों के। तो आरक्षित यहाँ पे दिया लिखा हुआ है, आरक्षितता को आपदा के संदर्भ में कहा जाता है। बताइए क्या कहना उचित समझेंगे आप। सर आरक्षितता का मतलब क्या होगा। रिजर्व, किसी चीज को रिजर्व करने की बात होता है ना। सर इसमें सभी होगा। नहीं सर, सुभेद्यता। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सुभेद्यता कह रहे हैं, है ना। सवाल दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो ऐसे शब्द रिलेट हुए हैं, दोनों शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से पहले तो सुभेद्यता का मतलब बता दूं ताकि आप समझ सको कि सुभेद्यता का अर्थ होता क्या है ना। देखिए, आपदा में ये शब्द यूज होता है, पहला शब्द। एक बात ये है ध्यान रखना आपको कि ये जो शब्द यूज होता है ये आपदा में यूज होता है। आपदा की सुभेद्यता किसी समुदाय, प्रणाली या संपत्ति की विशेषता और परिस्थितियों का वर्णन करती है। सुभेद्यता का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की या किसी प्रणाली की या किसी संपत्ति की जब हम उसकी विशेषता या उसकी परिस्थितियों का वर्णन करते हैं तो उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में सुभेद्यता कहते हैं, जो इसे किसी खतरे की हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती है ना। तो ऐसी कंडीशन पर आपदा के प्रबंधन के अंतर्गत यह शब्द यूज होता है सुभेद्यता। बात हमारे सामने यह था कि आरक्षितता का मतलब क्या होता है। इसकी जब हम अर्थों पर बात करते हैं, किसी प्रणाली या किसी इकाई की उस अक्षमता को कहा जाता है जिससे कि वह उस किसी प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव को सह नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में आरक्षितता को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस जगह पे जो आरक्षितता शब्द रिलेट हुई है वो सुभेद्यता को रिलेट कर रही है, और यहाँ पर ऑप्शन केवल और केवल पहला करेक्ट होगा। आरक्षितता को आपदा के संदर्भ में आप जोखिम को नहीं कह सकते, ना ही प्रकोप को कह सकते हैं, ना ही आज तो ऑप्शन डी है तो है ही नहीं उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर केवल और केवल सुभेद्यता शब्द ही सत्य माना जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा भी, ठीक है।
क्योंकि आरक्षित और आपदा के संदर्भ में ये शब्द जो है रिलेट होते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दो पक्षों का अध्ययन किया जाता है ना। अब देखिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितने पक्षों का अध्ययन किया जाता है? दो पक्षों सर का। दो। अब दो पक्ष कौन कौन से होंगे? क्या सर कोई प्राकृतिक और मानव जन्य आपदा। आरक्षिता और सुभेद्यता। नहीं। सर आपदा से पूर्व और आपदा के बाद जो हम गुड, प्रबंधन करते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपदा के यहाँ दो पक्ष पूछा था, तो एक आता है आपदा के बाद वाली प्रक्रिया में, और दूसरा एक आ जाएगा आपका आपदा से पूर्व वाली प्रक्रिया में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आपदा के पूर्व के प्रबंधन में जब मैं बात करता हूँ, तो उसके अंतर्गत आपने पढ़ा था आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और संपूर्ण तैयारी की नीति तैयार की जाती है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ा था। वहीं दूसरी आपदा के पश्चात यानी बाद में, उसके अंतर्गत राहत पढ़ा था, पुनर्स्थापना पढ़ा था और पुनर्वास का अध्ययन किया था। तो ये प्रक्रिया आती। तो दो पक्षों के अंतर्गत कई सब सेक्शन हैं जो बताते हैं, और ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, यानी सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? बताइए। जी सर। हाँ, अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से कहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है? बाढ़, बादलों का फटना, चक्रवात, गैसों का रिसाव। ऑप्शन गैसों का रिसाव। गैसों का रिसाव। बिल्कुल, सभी बच्चों का ये जवाब करेक्ट आया है, गैसों का रिसाव। और इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान देना, ये DSSB बच्चों के लिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से प्रश्न आया तो, क्योंकि उनके में फैक्ट ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट जवाब ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर का। 13 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा में शामिल है? ठीक है, तो विषैली गैसों का रिसाव, आग, ध्वस्त हो जाना, और ये सभी सभी। सर, सभी ये सभी। सभी है सर, सभी। बिल्कुल। देखो, आग को सामाजिक आपदा को भी अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आग का लग जाना बेसिकली सामाजिक आपदा के भी अंतर्गत आता है। तो यहाँ तो सही जवाब आपने दिया है ऑप्शन नंबर डी, और ये डी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जैविक कारणों से उत्पन्न आपदा किसमें शामिल की जाती है? एक मानव जनित आपदा है, दूसरा प्राकृतिक आपदा है, तीसरा सर दोनों हो कह जाएगा। रहा है, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सर दोनों हो जाएगा। दोनों ऑप्शन ए। ओके, यहाँ आपने जो 14 का जवाब दिया है, वह ऑप्शन नंबर आपने जैविक कारणों से आपदा किसमें शामिल की जाती है? सर मानव जनित आपदा। मैंने देखो कल जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें जैविक आपदाओं के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जरूर उसको पढ़िएगा, क्योंकि मैंने PDF आप लोगों को उसकी शेयर किया है ना। और यहाँ सवाल ये था हमारे सामने कि जैविक आपदा के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल करोगे, जैविक बायोलॉजिकल वाले में, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब आप आपदा के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपका जैविक वाला, जल एवं मौसम संबंधी वाला, भूगर्भीय आपदा वाला। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो सामान्य शब्दों में मानव का दुष्प्रभाव पड़ने वाले प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, और ये बात आप जानते हैं कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैविक में। और दूसरा मैंने कहा कि मानव जनित वाला, वह आपदाएं जिसकी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलाप में उत्तरदायित्व हो, उसको हम मानवीय मानव जनित आपदा कहते हैं या मानवीय आपदा कहते हैं। तो मानवीय आपदा के अंतर्गत मैंने आपसे ये भी बताया है कि युद्ध, दंगे, आतंकी विस्फोट वो मानवीय आपदा है। मैंने यहाँ तक कि ये भी कहा है न्यूक्लियर आपदाएं, जैसे तकनीकी खराबी से परमाणु ऊर्जा का संयंत्रों में रिसाव हो जाना, आतंकी घटने, युद्ध में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करना, ये न्यूक्लियर आपदाओं का पार्ट बन जाएगा, जो कि मानव जनित का पार्ट होगा। रासायनिक और औद्योगिक आपदाएं भी कहीं न कहीं, विस्फोटक, आग, भवनों का ध्वस्त हो जाना, विद्युत उपकरणों आदि का विस्फोट होना, ये एक प्रकार से रासायनिक हो जाता है। जैविक कारणों से उत्पन्न आपदाएं बेसिकली युद्ध और आतंकी गतिविधियों में जैविक अस्त्रों का प्रयोग होता है, महामारी फैलाव का प्रयोग होता है, पशुओं द्वारा महामारी का फैलाव होता है, जैसे
सार्स हो गया, मैंने सार्स के बारे में पढ़ाया था, कोविड-19 के बारे में, फ्लू के बारे में, वो बेसिकली जैविक रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैविक कारणों से उत्पन्न आपदा में शामिल है तो मानव जनित आपदा है, केवल और केवल ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ना कि प्राकृतिक आपदा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल पहला यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं, मेरी बात समझ रहे हो आप? ये सब जो है मानव जनित के अंतर्गत आते हैं। मानव जनित के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको बता देते हैं। जैविक कारणों से उत्पन्न, युद्ध, आंतरिक दंगे वगैरह, हवाई रेल सड़क दुर्घटना वगैरह, न्यूक्लियर आपदाएं भी, और रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएं भी जैविक मानव जनित आपदा का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14? तो एक बार स्पष्ट करिए, बताइए तो सही। जी सर, क्लियर है। अब देखिए, आपदा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, बताइए जरा। आपदा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? सभी वर्गों पर पड़ेगा, कमजोर समुदाय पर पड़ता है, सक्षम वर्गों पर पड़ता है, या केवल प्रकृति पर पड़ता है? सर कमजोर समुदाय पर, कमजोर समुदाय पर सर। अच्छा, सभी कमजोर वर्गों पर। समुदाय पर अच्छा, किसी वर्गों बच्चे ने पर। कहा भाई। मैं आपको सभी बता वर्गों दूं, पर। ऑप्शन है। देखिए सभी अगर पर। मैं आप लोगों से बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 वाले में, तो देखिए यहाँ पे सभी वर्गों पर भी लिखा है, सक्षम वर्गों भी लिखा हुआ, कमजोर वर्ग भी लिखा हुआ, केवल प्रकृति। एक बात तो आज आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में और जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये शब्द जब भी कभी मिले केवल वाला, तो उसको आप काट दीजिएगा। आज यहीं से आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आपदा का जो सर्वाधिक प्रयोग की बात इसने कहा कि प्रभाव किस पर पड़ता है, तो उसने कहा कि कमजोर वर्गों पर पड़ता है ना। अब बताइए, जो यहाँ सभी वर्ग हम कैसे कह सकते हैं? किसी बच्चे ने कहा कि सभी वर्गों पर भी, सभी वर्गों पर कैसे कह सकते हैं? जो वर्ग सक्षम होंगे, आपदाएं पड़ेंगी भी उनके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को मैनेज भी कर लेंगे, है सर सर्वाधिक प्रभाव कमजोर समुदाय पर ही पड़ेगा सर। बिल्कुल। जब भी अगर हम बात करते हैं कि जो आपदाएं वगैरह पड़ती हैं या इनका प्रभाव जो देखने को हमें ज़्यादा मिलता है, तो वो कमजोर वर्गों पर ही पड़ता है। उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा हाँ। देखी जाती है। तो मैं सर जैसे कोई झोपड़ी में रहता है, फिर बाढ़ के कारण उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, सक्षम वर्ग हाँ, तो घरों में रहते हैं सर, ऐसा सब कुछ बिल्कुल तो बिल्कुल कमजोर। बिल्कुल ऐसा आप समझ सकते हो। बिल्कुल, और सही जवाब यहाँ पर जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। सभी वर्गों पर आप ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट को नहीं आप समझ रहे हैं। ये आपदा दिखा हुआ है, आपदा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा, कौन सा वो इसमें 4 ऑप्शन में वो पॉइंट लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा कमजोर समुदाय। सभी वर्ग नहीं ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, है कि नहीं? ये सर अगर इसमें सर्वाधिक नहीं लिखा होता तो सभी वर्ग पे आ जाता ना कि हाँ, आपदा देखिए, का प्रभाव हाँ, किस पर अगर पड़ता है। हाँ आप ऐसा अगर आप कह सकते थे, बिल्कुल करेक्ट जवाब और सही विचार आपने सही सोचा है कि अगर सवाल कहता कि आपदा का प्रभाव किस पर पड़ता है, किन किन पर, तो बेसिकली आपदा का प्रभाव तो सभी वर्गों पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो सक्षम है, अगर उनके पास भी ज़मीन वगैरह है या कहीं पर भी कुछ है, ढह जाता है मकान या भवन या कोई भी इसी तरीके की स्थिति आई, तो क्या उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ प्रश्न में हमें एलिमेंट करके निकालना था कि सर्वाधिक प्रभाव तो सभी वर्गों की बजाय अगर आप कमजोर वर्ग को बोले तो सबसे बेटर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका यही था करेक्ट जवाब, बी। आपका बी ही करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में कौन सा आपदा के प्रभाव में शामिल है? आपदा के प्रभाव में शामिल किया गया है, तो आर्थिक प्रभाव को कि सामाजिक प्रभाव को, सांस्कृतिक प्रभाव को, ये सभी प्रभाव को शामिल किया गया है। ये प्रभाव आपको पूछा गया सवाल है। सभी प्रभाव को, सभी प्रभाव को सर। नहीं सर, आर्थिक। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में, तो कहता है कि आपदा का जो प्रभाव पड़ता है वो आर्थिक प्रभाव पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, आर्थिक स्थितियां भी डामाडोल होती हैं भाई। सामाजिक प्रभाव पर भी पड़ता है और सांस्कृतिक पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके अंतर्गत प्रभाव की बात थी, तो प्रभाव किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर लिखा होता वो आपका करेक्ट होता। जैसे राजनीतिक प्रभाव कहता तो भी वो करेक्ट हो जाता, स्वास्थ्य पर कहता तो स्वास्थ्य भी करेक्ट हो जाता, पर्यावरण कहता तो पर्यावरण भी सत्य हो जाता। परंतु यहाँ पे तो 3 ही चीज़ें लिखी गई हैं, आर्थिक पर भी पड़ेगा, सांस्कृतिक पर भी पड़ेगा और सामाजिक पर भी पड़ेगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? डी जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन का करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा
कि जो है राहत कार्यों के कारण जो है शासन पर अतिरिक्त कुछ वित्तीय भार भी पड़ता है, और इसी प्रकार आपदाओं के जो प्रभाव हैं ये आप देख रहे हैं, 3 तो लिखे हुए हैं, राजनीतिक भी कह सकते हो, पर्यावरण भी कह सकते हो, स्वास्थ्य भी कह सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदई फ्रेमवर्क की अवधारणा वर्ष डैश में प्रकाशित की गई थी, ये आपको जवाब देना है, बताइए। सर 2015 में। 2015। चलिए, आपने यहाँ पे जो जवाब दिया है मुझे 2015 का दिया है, ठीक है, 2015 का दिया है। और भी कोई स्टूडेंट है जिनका ऑप्शन कुछ अलग जा रहा हो, अपने विचारों के आधार पे प्लीज बताएं। सर यही होगा 2015। 2015 ही होगा, ओके। जी सर, 2015 से 2030 तक है ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपने जो जवाब दिया है सदई फ्रेमवर्क की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में, तो वह ऑप्शन आपका 2015 ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि जापान में, कहाँ पर? जापान में 14 से लेकर 18 मार्च 2015 ये डेट है, ये माह है और वर्ष है। इसमें 14 से 18 मार्च 2015 तक आयोजित एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में इसको अपनाया गया। आपदा न्यूनीकरण के लिए क्या? सदई फ्रेमवर्क। ये सदई फ्रेमवर्क किसके लिए अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये न्यूनीकरण के लिए अपनाया गया था। बेसिकली संयुक्त राष्ट्र, एक बार सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से प्लीज। तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, जिसे पूर्व में आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में जाना जाता था। बेसिकली यही आपको बता दूं कि कभी कभी परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखिएगा UNISDR। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, और एस से हो जाएगा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक प्रकार से रणनीति फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सर इसे लिख दीजिए। ओके, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेटीज या स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो, फॉर डिजास्टर रिडक्शन करिएगा, आर लिखवाया था ना, रिडक्शन करिएगा, है ना। न्यूनीकरण का मतलब रिडक्शन यानी कम करना है। तो ये पूर्व में आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में जाना जाता था। तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है, या इसके कार्य जो हैं सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवतावादी क्षेत्रों में विस्तारित थे। तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर सन 1999 में 1999 में, कब? दिसंबर 1999 में, ठीक है, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है ना, आपदा न्यूनीकरण के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अपनाई, ठीक है। और इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसके सचिवालय के रूप में जो भूमिका निभाया या उसकी स्थापना की, वह था UNISDR, जो मैंने अभी आप लोगों को इसका फुल फॉर्म लिखवाया है, ठीक है। तो इसकी भूमिका देखने को मिली, जो न्यूनीकरण के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थी, ठीक है। इसके संबंध में ये जिक्र हुआ। हालांकि UNISDR को 18 मार्च 2015 को सदई जापान में आयोजित आपदा जोखिम में
कमी को लेकर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन को अपनाया था। तो ये तीसरा बेसिकली विश्व सम्मेलन था, विश्व सम्मेलन था। ठीक है, नाम याद रखिएगा सदैई का। इसमें आपदा जोखिम का अध्ययन करना, जहां आंकड़ों को कलेक्ट किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, इस तरीके की बात थी। रिकॉर्ड रखा जाएगा, सार्वजनिक खाका तैयार किया जाएगा, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रभाव को समझा जाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया इसके अंतर्गत थी। आपदा जोखिम के प्रबंधन में सुधार करने की बात थी। ठीक है, ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, यही वाली स्लाइड। जी सर। ओके ओके सर। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ तो सही जवाब हो जाएगा 2015। ठीक है, अगर डेट पूछता तो डेट आप 14 से 18 मार्च लगाएंगे 2015 का। सदैई फ्रेमवर्क किस देश में संपन्न हुआ था? इंग्लैंड में, जापान में, चीन में या फ्रांस में? जापान में। जापान में सर। जापान में। तो सही जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर जो गया है वो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ये आपका सत्य जवाब है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अगला सवाल यहाँ हमारे सामने कहा है कि सदैई फ्रेमवर्क में कितनी प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है? कितनी प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है? तो 4 है, 5 है, 2 है, 8 है। 7 होगा क्या इसका आंसर? 4 नहीं सर 5। 4 सर 4 होगा। 4 होगा। 4 कौन कौन जी? हाँ 4। तो एक आपका यहाँ पर जो है जोखिम को समझना होगा, जोखिम को समझना होगा। दूसरा जो है लचीलापन को बढ़ाना होगा, लचीलापन को बढ़ाना यानी जोखिम न्यूनीकरण में निवेश किया जाएगा, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ताकि संशोधन करके उसमें परिवर्तित किया जा सके। तीसरा जोखिम मैनेजमेंट करने के लिए जोखिम नियंत्रण को मजबूत करना पड़ेगा, यानी जोखिम कंट्रोल को या नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। और चौथा बेसिकली आपने नाम सुना ही है, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, बहाली, प्रतिक्रियाएं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए अधिक तैयार करने की बात होती है, तो इसलिए यहाँ पर पुनर्वास वाला शब्द जो है मेंशन होता है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है आपदा जोखिम को कम करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सदैई की भूमिका इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, जो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। सदैई फ्रेमवर्क में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और कह रहा है आपसे, कह रहा है कि डैश प्रकार की प्राथमिकताओं को मूल रूप से चिन्हित किया गया है। अच्छा सवाल है, क्या जवाब देना उचित समझेंगे आप लोग इसके अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 20। 7 सर 7। आपदा के प्रबंधन के संदर्भ में अगर जब मैं बात करता हूं तो कुल बेसिकली 7 टाइप का देखने को मिलता है, और ये आपने मुझे सही जवाब दिया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, सदैई फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि सदैई फ्रेमवर्क के मूल रूप से आपदा के प्रबंधन के संदर्भ में 7 लक्ष्यों की चर्चा की गई, परंतु आपदा से बचाव के संदर्भ में उपरोक्त जो मैंने अभी ऊपर आपको 4 सुझाव दिए हैं, इन 4 सुझाव पर उसकी जो है पहल की गई थी, उसकी पहल की गई थी। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेसिकली 7 इसका जो है लक्ष्य के रूप में दर्शाया था, लक्ष्य के रूप में दर्शाया था। कारण ये था लक्ष्य ही उद्देश्य है। तो सदैई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील ढांचा है। इसका महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य था कि वो था 2030 तक का, 2030 तक आपदा के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी जो ढांचे हैं
उन ढांचों को होने वाले नुकसान और प्रभावित होने की जो संख्या है उन संख्या को कम करने की बात थी। तो उसके अंतर्गत इन्होंने जो है 7 लक्ष्यों की बात की है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और 2030 मैंने इसलिए बोला कि सतत विकास लक्ष्य में इन्होंने वैश्विक मृत्यु दर के प्रति 1 लाख तक का कम करने की बात कहा है। 1 लाख कम करने की बात, यहाँ तक कि आपदा प्रभावित लोगों की जो औसत संख्या है उसको भी, और 2030 तक में जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसके संबंध में प्रत्यक्ष आपदा में होने वाली जो आर्थिक नुकसान है उसको भी। ठीक है, इसी तरीके से 7 हैं 2030 तक आपदा में होने वाली क्षति और साथ ही स्वस्थ एवं शैक्षिक सुविधाओं का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी। और 2020 तक में इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना भी। ठीक है, और 2030 तक में फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त और सतत समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होगा उसको बढ़ावा देने की भी बात करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जो ऑप्शन जाएगा सदैव फ्रेमवर्क में वो ऑप्शन बी सत्य माना जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आपदा पूर्व किए जाने वाले कार्यों के चरण में कौन सा सम्मिलित किया गया है। जब मतलब ध्यान रखिएगा पूर्व है यानी आपदा से पहले वाले में कौन सा जो स्टेप है वो शामिल है। क्या आपदा की तैयारी, आपदा का न्यूनीकरण, आपदा निरोध, निरोध का मतलब हो गया रोकथाम, और उपर्युक्त सभी। जवाब क्या होना चाहिए? ए। सर उपयुक्त सभी, डी सर, ये सभी। हाँ, ऑप्शन डी सर। यहाँ जो आपदा पूर्व में है ये पहले आता है नंबर 1 पर आपदा की तैयारी, नंबर 2 पे आता है न्यूनीकरण, नंबर 3 पे आता है आपदा रोकथाम। ये आपका पूर्व वाले में। तो आपदा के बाद वाले बताइए, पश्चात वाले में। राहत है, बचाव कार्य, पुनर्वास। आपदा पुनरुत्थान और फिर पुनर्वास। पुनर्वास, बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से आपको इन शब्दों को भी ध्यान में रखना होगा। इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अब देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि आपदा के बाद का हस्तक्षेप में कौन सा चरण शामिल नहीं है। यह आपने अभी बताया है, तो आपको 3 तो पता है, तो बताइए चौथा कौन सा नहीं है। सर आपदा न्यूनीकरण। न्यूनीकरण बताया, ऑप्शन बी बताया, लेकिन ये देखो पुनर्वास नहीं बताया था। अरे सॉरी ये बताया था आपने। सर ये बताया था न्यूनीकरण। हाँ, न्यूनीकरण नहीं बताया सर था। आपदा न्यूनीकरण नहीं होगा सर। हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका सत्य हो जाएगा, है ना। सर एक बार आपदा न्यूनीकरण को बता दीजिए प्लीज। देखिए न्यूनीकरण का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब होता है एक प्रकार से कम करने की बात, है ना न्यूनीकरण का। क्यों यही बात सत्य होगी? प्लीज एक बार बताइएगा, न्यूनीकरण का मतलब यही होता है सर मतलब कम से कम नुकसान पहुंचे, हाँ, मतलब इस तरह न्यूनीकरण उसको का तैयारी पहले करना। मीनिंग को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। न्यूनीकरण एक प्रकार से आप कह सकते हो किसी चीज को कम करने की बात करता है, सिंपल शब्दों में, है ना जी अगर हम बात करें किसी चीज को कम करना, या मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ आपदा में न्यूनीकरण को लेकर, तो कोई बड़ी जनसंख्या में या कोई अधिक जटिल निकाय के उसके गुण या अवयव यानी फैक्ट हैं, तो उनको सरल करके उसको दूर करने का प्रयास करना, वो एक प्रकार से न्यूनीकरण है। तो न्यूनीकरण में जैसे विध्वंसक कोई कार्य हो रहा है या प्रकृति के द्वारा हो रहा है तो उसको कम करने का प्रयास किया जाए। आपदा के जो परिणाम निकल रहे हैं नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में उसको कम किया जाए तो वो न्यूनीकरण होता है। अब न्यूनीकरण किया कैसे जाएगा? जैसे जागरूकता करेंगे तो न्यूनीकरण कम होगा, है ना। रिड्यूस करने का मतलब यही होता है। प्रतिकूल अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब जब कभी किसी चीज को अगर प्रतिक्रिया में आप कम कर रहे हो ना, उसका मतलब है न्यूनीकरण कर रहे हो, उसका मतलब है आप क्या कर रहे हो? न्यूनीकरण कर रहे हो, है ना। अभी आप डायग्नोसिस प्रक्रिया में आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आप जब यूज करते हैं इस तरीके का शब्द तो आप उसे यूज करने की जगह उसको बोलते हैं रिड्यूस करना, किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से घटा रहे होते हैं उसको, है ना। कम करने का मतलब, रिड्यूस का मतलब यही होता है ना, आई थिंक, बताइए। जी सर, ये सर मतलब कम से कम नुकसान पहुंचे ना। जी हाँ, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो है उसकी प्रक्रिया को छोटा करना, कम करना, आकार को कम करना,
समस्याओं को कम करना, है ना, हर परिप्रेक्ष्य में जब शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिड्यूस या न्यूनीकरण करना कहलाते हैं। जी वही शब्द होता है। आपदा के तुरंत बाद किस चरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तुरंत बाद किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? तुरंत बाद राहत एवं बचाव कार्य सर। राहत एवं ओके, आपदा के बाद में तुरंत जो प्रक्रियाएं रिप्रेजेंट होती है, आपने यहाँ पे 23 का जो जवाब दिया है सत्य दिया है, राहत और बचाव का कार्य। तत्काल बाद की अवधि राहत कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत जैसे मलबे से दबे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना, ये तुरंत करना चाहिए। अभी थोड़ी ना वेट करो, आएगा कोई चीज़ें फिर निकालेगी, वहाँ से हटाएगी फिर निकालेंगे, ऐसा थोड़ी करना है। हमें तुरंत निकालना है। अभी किसी को चोट लग जाए तो आप लोग क्या करते हो? घर में जो भी फर्स्ट एड होते हैं जैसे डिटॉल हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें कुछ इसी तरीके से रखी होती हैं तो आप तुरंत उसको लगाते हो। तो सबसे पहले काम क्या करते हो आप? तुरंत बात तो यही करते हैं, राहत और बचाव का कार्य। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड को ही राहत एवं बचाव का कार्य। ये पहली चीज़ें होती है और ये करना चाहिए आप लोगों को, है ना। सहायता करने की जो सहज सामाजिक अनुक्रिया है वो परिणाम स्वरूप तात्कालिक रूप से आपदा न्यूनीकरण यानी कम करने में मदद मिलती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए राहत एवं बचाव का कार्य, और यही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। राहत और बचाव कार्य में कौन से कार्य शामिल हैं? बताइए कौन सा कार्य शामिल? मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना सभी। हाँ, ये कार्य शामिल है। क्या आश्रय शामिल होगा? बिल्कुल होगा सर होगा सभी। सर सभी होगा सर, डी होगा सर, लोगों को बाहर निकालना या सभी हो आश्रय, जाएगा सर। हाँ, या स्वच्छ जल का उपलब्ध कराना, सभी हाँ, चिकित्सालय देखभाल होना, बिजली आपूर्ति की बात करना, संचार एवं परिवहन प्रणाली को पुनः स्थापित करना शामिल किया गया है राहत एवं बचाव के कार्य में। यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी आप लोगों ने दिया है यह ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपदा पुनरुत्थान में सम्मिलित किया जाता है। बताइए किसको शामिल करोगे? अस्थायी पुनर्विकास, समस्याओं का समायोजन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? आपदा सर सी ऑप्शन सी सर। ओके, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे आपने जो जवाब दिया है मुझे यहाँ पे सी वाला दिया है। बेसिकली आपदा पुनरुत्थान अवस्था में हम क्या करते हैं? आपदा के बाद अस्थायी पुनर्विकास को प्रोत्साहन देने वाली कार्यवाहियों को शामिल करते हैं। पुनरुत्थान प्रक्रिया में उन सभी कार्यों की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति एवं समुदाय को आपदा विशेष द्वारा उत्पन्न सभी प्रकार की समस्याओं और दुष्प्रभावों के समायोजन करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह के आपदा पुनरुत्थान जो है सामुदायिक सहभागिता आधारित अनुक्रिया होती है, जहां पर किसी व्यक्ति का मानसिक पुनरुत्थान और आर्थिक पुनरुत्थान और सामाजिक पुनरुत्थान किया जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अस्थायी पुनर्विकास और समस्याओं का समायोजन में ऑप्शन आपका जो सी जा है वो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी पुनर्विकास भी है, समस्याओं का समायोजन भी है, जो आपदा पुनरुत्थान की बात करता है, ठीक है ना। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? बताइए। जी सर समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आपदा पुनर्वास का मतलब क्या है? यानी अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य यानी आशय। क्या मीनिंग लगाना उचित समझेंगे पुनर्वास के संबंध में? प्लीज बताइए। सर सभी हो जाएगा सर। सभी होगा। हाँ सभी होगा सर। ओके, सभी होगा सर। पुनर्वास का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी चीज से प्रभावित है और आपके पास थेरेपी लेने आया है या मान लीजिए कुछ भी है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको उसकी समस्या को समाप्त करके उसे पुनर्वासित यानी उसे पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपदा पुनर्वास शब्द है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि आपदा पीड़ित को सामान्य स्थिति में लाना, मतलब आप उसे यही कह रहे हो कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब पहला करेक्ट है। दूसरा आपसे कहता है कि क्षतिग्रस्त तंत्र का निर्माण करना। देखिए क्षतिग्रस्त एक प्रकार से आप इस शब्दों को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्षतिपूर्ति करने से, और ये पुनर्वास का पार्ट है ना। जो क्षतिग्रस्त एरिया है उस क्षतिग्रस्त एरिया का निर्माण करने मतलब क्षतिपूर्ति करना, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना। पुनर्वास की प्रक्रिया में आप रोजगार को भी मेंशन कर सकते हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त या ध्वस्त तंत्र जैसे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, संचार, परिवहन तंत्र इत्यादि के माध्यम से नवीनीकरण का मकान, भवन, सड़क, रेल, पुल इत्यादि का पुनर्निर्माण करना, राहत और रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना ताकि वो शामिल हो सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन जो डी है ये आपका सत्य माना जाएगा। 27 निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। प्लीज जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? DSSB के स्टूडेंट इस पर ज्यादा फोकस करें इस सवाल का। सॉरी DSSB नहीं, यूजी। सर हमें ये क्वेश्चन है ना समझ में नहीं आते। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आते? ये कथन और अकथन वाले। अभी कथन तो आया ही नहीं, ये तो उस पर विचार करने वाला आया है। मतलब क्वेश्चन देखा नहीं तुरंत आप बोल देते हो आप लोग। क्वेश्चन देखो तो सही, पहले पढ़ो तो सही, करो तो सही। नहीं मतलब इस टाइप से क्वेश्चन हम नहीं कर पाते सर। अरे करने का कोशिश तो करो महाराज, अभी बताते हैं ना। सर इसका डी हो जाएगा। डी है सर। ओके जी सर, इसका आंसर डी है। डी है। डी होगा अब सर। देखो, चलो अब देखते हैं। अब एक बार सुनिए, जो आप कह रहे हो नहीं आता है थोड़ा ध्यान से सुनिए, तब आएगा। अब सुनिएगा तब। अब जब इस तरीके का सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, तो इसका मतलब यह है कि हमें वही चीज़ें सोचनी है जो इस पॉइंट में सत्य लिखा होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे कह देगा कि आप पर वही विचार करें जो गलत लिखा हो, हालांकि सत्य लिखा है वही सोचना है। तो ध्यान से सुनो। समाज कार्य की विभिन्न चुनौतियों के अध्ययन में, जो समाज कार्य है, सोशल वर्क है, उसकी विभिन्न चुनौतियां भी हैं, ये बात आपको पता है। उन विभिन्न चुनौतियों के अध्ययन में आपदा और उसका प्रबंधन भी है। क्या ये बात आप मानते हो कि अगर समाज कार्य में जहाँ चुनौतियाँ हैं, यानी जहाँ समस्या है, वहीं उसका समाधान भी है, वहीं उसका मैनेजमेंट भी है? क्या ये बात है? क्या समाज कार्य में उसका मैनेजमेंट और समस्या का समाधान नहीं लिखा हुआ है? डी आएगा तभी आएंगे। तो ये बात तो करेक्ट हो गई, यानी ये सत्य है। देखो प्रश्न, यस सर। पहले प्रश्न को देख के घबराओ मत, पहले प्रश्न पढ़ो। थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है इजी शब्दों में लिखा हो, आपकी यूजीसी में थोड़ा सा टफ लिखा हो, ऐसा हो सकता है, मान डी सकता हूं ऑप्शन मैं। रहेगा इसका सभी। लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी समाज में, किसी भी समाज की बात कर लिया, कि आपदा के कारण मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा देखो, अनुकूल है, अनुकूल कहता यहाँ पे, तो भाई ये चीजें बन जाती, फिर तो कोई आपदा है ही नहीं। प्रतिकूल करने का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से इस पे प्रभाव पड़ा है। तो आपदा के कारण ऐसा होता है, आपदा की वजह से भाई मानव परेशान हो जाए, पर्यावरणीय संसाधन भी हो सकता है कि वो क्षतिग्रस्त हो जाए। तो बताइए, जब इस तरीके की बातें होगी तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सर। पॉजिटिव होता, लेकिन प्रतिकूल है तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो यानी ये भी सत्य है। मतलब विपरीत प्रभाव ना। सर तभी आएगा ना डी ऑप्शन। अरे साहब अभी आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, समझते चलिए कि पॉइंट, जल्दबाजी मत करिए, है ना। थर्ड पे देखिए, मानव सदैव पर्यावरण का उपयोग, मानव क्या करता है? सदैव पर्यावरण का उपयोग और उसके साथ समायोजन भी करता है। अच्छा ये बात तो सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर। मानव हमेशा, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इस शब्द की मैं बात करूं तो 99% सदैव और हमेशा जब शब्द यूज होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन प्रश्न के आधार पे आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, मानव सदैव पर्यावरण का उपयोग करता है। अच्छा ये बात तो सत्य है, सदैव अगर पर्यावरण का उपयोग नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात, तो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ सदैव सत्य होगा, ये बात तो करेक्ट है, ये बात करेक्ट है, यहाँ सदैव सत्य में आएगा। तो ये 1% में देख लीजिए, यही है 1% में। और फिर कह रहा है कि उसके साथ समायोजन भी करता है, और ये भी बात सत्य है, 110% सत्य है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि थर्ड वाला भी करेक्ट हो गया। चौथा कहता है कि व्यक्ति में जब भी लाभ के लिए पर्यावरण का दोहन होता है या दोहन किया जाता है, पर्यावरण का दोहन करोगे भाई, कटाई पिटाई करोगे, है कि नहीं, तो आप सिंपल सी बात है, तो पर्यावरण को इससे बाधा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जी सर। पहुंचेगी सर। पहुंचेगी। तो यानी ये भी बात करेक्ट है। तो देखिए प्रश्न का यहाँ पे जवाब तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। बताइए, जो मैडम कह रही थी नहीं समझ में आता है, ये बताइए ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया?
बताइए आपको क्या अब आ करना गया। है। मैम देखो आपको क्या करना है, पहली बात तो आप अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल दीजिए कि हम ऐसे सवाल नहीं कर पाते, है ना। ये तो आज आप निकाल दीजिएगा, कोशिश करिए, ठीक है, ट्राई करिए। और दूसरी बात ये कि हो सकता है ये इजी शब्द लिखा गया है, वहां टफ शब्द आएंगे, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपको बता दूं एक चीज और, आप उन प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ो, उन शब्दों को मीनिंग को समझो। यहाँ तो मीनिंग 7 शब्दों में था, मैं पढ़ रहा था तो शायद समझ में आ रहा था। कुछ बच्चे कहते भी है कि सर आप जब पढ़ते हो तो वो इजीली समझ में आ जाते हैं, तो हाँ सर। रुक रुक के पढ़ता हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से रुक रुक के पढ़ो। एक फ्लो में पढ़ने की नहीं जरूरत है। एक फ्लो में कहाँ पढ़ा जाता है, जैसे कोई चीज़ें डिटेक्ट करनी होती तो वहाँ पे पढ़ो, प्रश्न के दौरान नहीं किया जाता इस तरीके एक फ्लो में पढ़ना, है ना। तो समझा करो टेक्निक वगैरह। अब देखिए ये सवाल फिर आया है, ठीक है, विचार करिए। वही स्टूडेंट, भाई जो स्टूडेंट कह रहा था भाई नहीं समझ में आता, बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, आप ऐसे ही बताइए, मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बताइएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। सर सभी ठीक है। सर सभी हो जाएगा इसका भी। सभी है सर, चारों ठीक हैं। चलो शुक्र है कि आप सर सभी ठीक। जो है सही तरीके से देखा। और एक बार अब मैं देखता हूँ, अब ध्यान सुनिए। कहता है कि आपदा उन अकस्मात, अचानक यानी दुष्प्रभावों की चरम स्थिति को कहा जाता है। यानी आपदा आकस्मिक कोई दुष्प्रभाव की चरम स्थिति को कहा जाता है जो मानव जनित और प्राकृतिक होती है। बात सही है, आपदा की तो डेफिनेशन दे दिया कि आपदा तो हम उसी को कहते हैं जो कोई घटना घटित आकाश अचानक हो जाए, वही तो आपदा है। और उसी चरम स्थिति को 2 परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, एक मानव जनित में भी हो सकता है, एक प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। करेक्ट बात है, पहला सत्य है। दूसरा कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपदा को ऐसी घटना के रूप में वर्णन किया, कहा कि जो वातावरण और प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ स्वास्थ्य और सुविधाओं को हानि देता है। एक ट्रिक और लिख लीजिए आज यहाँ पे, मैंने एक तो बताया था आपको WTO और WHO। जब ये शब्द रिलेट कराता हूँ तो आप लोगों से बताया था कि लास्ट शुरुआत में W और लास्ट में O आए तो उसका मुख्यालय, जब भी कभी अगर ना कोई चीज़ आए ऑप्शन में तो आप जेनेवा को लगाइएगा, ये करेक्ट होगा। ये पहला ट्रिक रहेगा। दूसरा ट्रिक आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी WHO के बारे में पूछा जाए, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पूछा जाए और वहाँ भाषा लिखा रहे, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये WHO स्वास्थ्य है तो इसके परिभाषा में भी स्वास्थ्य शब्द रिलेट होगा। तो मैंने एक ट्रिक बताया जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ स्वास्थ्य पर सुविधाओं को हानि होती है। तो प्रतिकूल, जाहिर सी बात, देखो अनुकूल मैंने बताया था पॉजिटिव और प्रतिकूल मैंने बताया था नेगेटिव। तो जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो बताइए स्वास्थ्य और सुविधाओं की हानि होगी कि नहीं होगी। निगेटिव, प्रतिकूल मतलब निगेटिव, जहां प्रतिकूल होगा वहां हानि भी होगी, ये बात भी ध्यान में रखिए। तो ये बात अभी कर, ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही बता रहा हूँ, बशर्ते इसकी तो एग्जैक्ट परिभाषा ही आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप परिभाषा को नहीं बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता दिया मैंने, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट भी आपका करेक्ट होगा। तीसरी बात, आपदा प्रबंधन एक अधिनियम है 2005 का। इसमें कहा कि आपदा की व्यापक परिभाषा में या व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आपदा का महाविपत्ति के रूप में वर्णन किया गया है और हानि के रूप में मानव कष्ट हो गया, विध्वंसक हो गया, पर्यावरण और समुदाय को इसका सामना करने से परे बताया जाता है। अब सिंपल सी बात है, सोचिए कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उस 5 की परिभाषा में ये बात कहा गया कि आपदा महाविपत्ति के रूप में वर्णित है और कहा कि हानि के रूप में मानव कष्ट, विध्वंसक और पर्यावरण समुदाय का इसका सामना करने से परे बताया। क्या ये बात करेक्ट है 2005 के अकॉर्डिंग? भाई सत्य बात है। अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट, गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया है। और इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि ऑप्शन जो यहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट लिखा गया है ये भी सत्य है, गलत नहीं है, सत्य है। पता होना चाहिए था हमको ये। अगर हमें उन चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम उस चीज़ों को निकाल पाएंगे, उसके आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे।
फोर्थ कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने आपदा का प्राकृतिक और मानवकृत गतिविधियों के रूप में वर्णन किया है जिसका मानव जाति या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या इस बात से सहमत हैं कि अगर प्राकृतिक और मानवकृत गतिविधियां अगर वर्णन कर रहा है आपदा के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने, तो वो ये बताता है कि मानव जाति और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपदा की वजह से। बिल्कुल सत्य बात है, जी सर, प्रतिकूल गलत प्रभाव नहीं ही है, पड़ेगा सत्य है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपने जो जवाब जिन बच्चों ने दिया है ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी, तो यानी इसका मतलब है कि ये करेक्ट जवाब है। ठीक है, 29 नंबर का सवाल, आपदा को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही कूट का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपदा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आपदा से जुड़े विद्वानों ने आपदा को 3 वर्गों में बांटा है और परिभाषित भी किया है। उम्मीद है कि आप समझ गए हो। 3 वर्गों में बांटा भी है और विद्वानों ने क्या किया है, उसकी परिभाषित भी किया है। सर वो तो 2 वर्गों में बांटा है ना, मानव जन्य और प्राकृतिक आपदा। अच्छा, ये आप सामाजिक भी तो बताया था सर। जी। सर ने सामाजिक भी बताया था। आपदा को अधिक कष्ट के अधिक स्पष्ट करने के लिए बेसिकली जो है विद्वानों ने, जो जुड़े विद्वान हैं उन विद्वानों ने आपदा को 3 वर्गों में डिवाइड किया है। 3 वर्गों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो 3 वर्ग कौन कौन से परिप्रेक्ष्य में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या बता सकते हैं कि वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं प्लीज? सर वो चरम घटना और प्रकोप और आपदा। ओके, और बताइए, और भी कोई स्टूडेंट जो अपने विचारों को प्रकट करे। आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण आपदा, आपदा रोकथाम। आपदा पुनर्वास। देखिए, आपदा मैं बता दूं, किसी भी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है ना, आपदा घटित होने से पूर्व किए गए कार्यों को 3 चरणों में बांटे गए थे। किए गए कार्यों को 3 चरणों में बांटे गए थे। बात समझ रहे हो? बोलिए 3 चरण कौन से? आपदा तैयारी, आपदा न्यूनीकरण, आपदा रोकथाम, यही था। यस सर। यही जी सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये सवाल है कि आपदा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आपदा से जुड़े जो विद्वान थे आपदा के 3 वर्गों में विभाजित किया है, 3 वर्गों में बांटकर परिभाषित किया है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये गलत होगा, 2 भागों में बांटकर देखा है। सही है कैसे? सर, एक चरम घटना है, प्रकोप है, आपदा है। आप सवाल सर अलग है और चरण अलग होता है ना। अरे महान भाव, क्या पढ़ रहे थे अभी? मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि आपदा, मैंने जब आपको बताया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, क्या कहीं लिखा हुआ आपदा प्रबंधन? नहीं। कहीं लिखा हुआ है कि आपदा घटित होने से पहले, कहीं लिखा हुआ पहले? जब नहीं लिखा हुआ है तो हम क्यों इसको कहें कि 3 वर्गों में? ये तो कहा है आपदा को 3 वर्गों में बांटकर परिभाषित किया है। तो 2 ही तो वर्ग में बांटा था, एक मानव एक प्राकृतिक। सामाजिक वाला आप कह रहे थे, उस बात को मैं मानता, परंतु सामाजिक वाले में केवल एक ही बात लिखी गई है, आग वाला। मैंने आपको पढ़ाया भी है, आग है ना, आग। तो उस परिप्रेक्ष्य में होगा। क्या अभी भी ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है? आ गया सर। हाँ, इस बात को समझो, करने का प्रयास करो अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये आपका पहला गलत हो गया। आपदा 3 वर्ग, चरण घटना, प्रकोप और आपदा है। आपदा के 3 वर्ग हैं, परम, घटना, प्रकोप और आपदा है। सही है। अच्छा, चरम घटना और क्या है? प्रकोप। सर प्रकोप आपदा है। सर पहला ये सही हो आपदा जाएगा है। सर, इसका पहला सही हो जाएगा सर। अगर इसको मानेंगे तो फिर पहला को सही मानना पड़ेगा। जी सर, आपदा को विद्वानों ने 3 ही एक वर्गों मिनट, में एक बांटा। मिनट। ये सवाल देखिए क्या है, कहा है कि आपदा, ये सवाल बेसिकली क्या है, सत्य है, दोनों पॉइंट सत्य है। आप ये सवाल ना खतरा से है। किससे है? खतरा से है। तो आपदा को स्पष्ट करने के लिए आपदा से जुड़े विद्वानों ने यहाँ पर बेसिकली इसको आपदा ना कहकर, अगर मैं कहता कि विद्वानों ने खतरे के बारे में आपदा को 3 वर्गों में बांटा है, तो ये कथन सत्य था।
ठीक है, तो आपदा के 3 जो वर्ग हैं वो चरम घटना है, प्रकोप है और आपदा है ना। ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर आपका फिर करेक्ट है। और आपदा के संदर्भ में खतरा और प्रकोप प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से उत्पन्न चरम घटनाओं को प्रकोप कहती है। अच्छा, ये भी बात करेक्ट है भाई, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है। प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरण या वो चरम को घटनाएं खतरा कहते हैं, और ये बात करेक्ट है, जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा पार कर जाती है। और चौथा कहता है प्रकोप आपदा के कारण या उससे घटित होने वाली घटना की प्रक्रिया है। तो ये भी सही। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट हो जाएंगे, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, क्योंकि अभी मुझे फिर चलना है, आप लोगों को क्लास लेनी है। ठीक है, अभी 8:30 पर फिर मैं आप लोगों से भी क्लास लूँगा, और एम्स मेडिकल सोशल वर्क की क्लास होगी। एम्स बिहार का पेपर हुआ था मेडिकल सोशल वर्क का, उस क्वेश्चन पेपर को अभी मैं करवाऊँगा, टोटल क्वेश्चन करवाऊँगा 100 का 100 अभी करवाऊँगा टोटल। ठीक है, तो 8:30 पर आप लोग इसी लिंक पर रहिएगा, आप लोग जाइएगा मत कहीं। ठीक है, इसी लिंक पर रहिएगा, ठीक है ना।